वी आर कमिंग टू टेस्ट 5 एंड अगर आपको इसका एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, जहाँ पर 1 से लेकर 17-18 टेस्ट हो चुके हैं एंड you will be able to perform well in your examination because these questions are PYQ based questions, right? So without delay, let's come to the first question. हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका दिया गया है, नीचे आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश, सो दैट आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 1, who among the following was elected unopposed to the position of vice president of India? ऑप्शन ए वर्गीरी वेंकट गिरी, ऑप्शन बी कोचिरल रमन नारायणन, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी मोहम्मद हामिद अंसारी। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए? ध्यान रहे, निर्विरोध चुना गया था, उसे चुनना है हमें। तो द राइट आंसर इज मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और इसके साथ साथ मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ कि अब तक टोटल 3 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो अनअपोज्ड चुने गए हैं। क्या आप हमें नाम बता सकते हैं? एक तो ये हो गए, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे शंकर दयाल शर्मा, याद रखना है। एक और क्वेश्चन आप हमें बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और इनको ओथ कौन दिलाता है? हु एमंग द फॉलोइंग रैंक्स लोवेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन इंडिया? अब ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये हुआ कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स की हायरार्की है वो क्या है, तो उस हिसाब से सबसे लोवेस्ट में कौन आ रहा है इस गिवन ऑप्शन में, यहाँ तो रखिए। तो वेदर इट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी फॉर्मर प्रेसिडेंट और डी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब बताइए कौन होगा? आई थिंक इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट द राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन सबों में से सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस पर आते हैं, ठीक है। वैसे आप हमें बताइए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहला नंबर किनका होता है? यस, प्रेसिडेंट का होता है। इसीलिए जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक खोलेंगे तो वहाँ पर एक अपेंडिक्स साइड से दिया रहता है लास्ट सेक्शन में, वहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा। 5-6 ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जरूर याद रखिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स which type of majority? A simple majority, B effective majority, C absolute majority और D special majority। तो वैसा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा स्पीकर के बारे में तो यू विल डायरेक्टली आंसर कि ये इफेक्टिव मेजोरिटी होता है अगर इन्हें रिमूव करना है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या हुआ कि जो लोकसभा में टोटल मेंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग द वैकेंट वन, तो उसकी मेजोरिटी हम जब निकालते हैं तब जाके अगर वो पास हो जाता है तो फिर स्पीकर विल बी रिमूव्ड, राइट। Now coming to question number 4. When the two nation theory was gaining momentum, who taunted the Morley-Minto reform by saying that the real originator of Pakistan was not Iqbal or Jinnah but Minto? इसको हिंदी में आप समझिए तब अच्छा लगेगा। जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था, जब विभाजन सब की बात जो है काफी फेमस होने लगी थी, तब किसने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं बल्कि मिंटो था? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोविंद वल्लभ भाई पंत, डी जवाहरलाल नेहरू। ये तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि का मतलब है कि अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपको कंपलसरी मार्क करना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। और क्यों तंज ना कसे? आप बताओ, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आया था कब आया था? 1909 में ना। और 1909 में क्या खास बात आई थी इसमें? सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसने कॉमनल डिवीजन क्रिएट कर दिया। और ये तो ब्रिटिश की मंशा ही थी, फूट डालो राज करो, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसको। और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर 2-3 पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, वहां से क्वेश्चन आता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 कंसिडर द फॉलोइंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, इट वाज बहराम एम मालाबारी, a Parsi reformer from Bombay who advocated for this legislation. Statement 2, the act was supported by extremist wing led by Bal Gangadhar Tilak। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। भाई जब करेक्ट तभी दे पाओगे ना जब आपको पता हो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 क्या था। तो सिंपल भाषा में कहें तो जो वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होता था महिलाओं का उस समय में कम उम्र में, उसको रोकने के लिए ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था। वैसे इसका अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स लीगल तभी माना जाएगा अगर महिला का उम्र 12 साल मिनिमम हो।
अदरवाइज उसे रेप करार दिया जाएगा, वेदर इट्स मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। बी मालाबारी ने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए एडवोकेट किया था ताकि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन से रोका जा सके। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत है, बिकॉज़ बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनका कहना ये था कि ठीक है, कानून लाया जाएगा, हमारे हिंदू कम्युनिटी में या फिर हमारे धर्म से रिलेटेड कानून बनाने वाले अंग्रेज कौन होते हैं? तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि अंग्रेज क्यों बनाएँगे? कानून बनाना है तो हम लोग बनाएँगे, राइट? सो इट वाज़ नॉट सपोर्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। Now moving to the next question, question number 6. Which of the following leaders were prominently associated with the चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, मार्किंग महात्मा गांधी फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन मास मूवमेंट? तो कौन से पर्सनालिटी ने महात्मा गांधी का साथ दिया? राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्णा सिंह एंड डी सरदार पटेल। आई थिंक कि आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद। और भी बहुत सारे लीडर्स ने सपोर्ट किया था, जैसे कुछ एग्जांपल मैं दूं तो राजकुमार शुक्ला जी, जिन्होंने शायद लखनऊ सेशन में गए थे और महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया था कि आइए और चंपारण के फार्मर्स की जो समस्या है उसको सुनिए, जानिए। फिर चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी भी बनी थी और उस कमेटी में महात्मा गांधी भी शामिल थे। तो उसमें और कौन मेंबर शामिल थे ये भी याद रखिए आप। चंपारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी। Now coming to the question number 7, which of the following event marked the formal launch of non-cooperation movement by the Indian National Congress? ध्यान रखिए यहाँ पर फॉर्मल लॉन्च बोल रहा है। तो ऑप्शन है आपके जालियांवाला बाग मस्करे के कारण ये हुआ क्या, बी चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण हुआ क्या, सी नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 और डी रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि जालियांवाला बाग मस्करे तो उस फैक्टर था ही, रॉलेट एक्ट भी एक फैक्टर था जिसके कारण जो है जालियांवाला बाग मस्करे हुआ था, है ना? लेकिन आप समझिए यहाँ क्वेश्चन में फॉर्मल लॉन्च पूछ रहा है, मतलब ऑफिशियल लॉन्च जो कांग्रेस ने किया वो कहाँ से किया था? नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920। ठीक है, अब आप हमें बताओ कि इस सेशन को किसने चेयर किया था, कहाँ पर हुआ था, और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था इस सेशन के बाद। वो क्या बड़ा बदलाव था, क्या आप हमें बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब हिम एज ए परम भागवत? कौन सा इंस्क्रिप्शन है भाई वो? ए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बी ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, सी भितरी इंस्क्रिप्शन, डी मेहरौली इंस्क्रिप्शन। बताइए क्या है आंसर, बताइए बताइए, ट्राई करिए, सोचिए। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक, अब बात आती है ये तीनों क्या है, तो ये तीनों आप तैयार करिए कि यूरान पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में है, भितरी इंस्क्रिप्शन किसके बारे में, क्या लिखा है, मेहरौली कहाँ है। ओके, एंड उसके साथ साथ समुद्रगुप्त के बारे में भी आप थोड़ा जानिए। समुद्रगुप्त वीना प्लेयर कुछ याद आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द बिहार यूथ लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928 ड्यूरिंग ए सेशन ऑफ बिहारी यूथ कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार यूथ लीग एस्टैब्लिश हुआ 1928 में। तो कहाँ हुआ था भाई ये कॉन्फ्रेंस? क्या ये आरा में हुआ था, या मुजफ्फरपुर में, या पटना में, या मोतिहारी में? बताओ आप। तो द राइट आंसर इज मोतिहारी। और इस कॉन्फ्रेंस को हेड किए थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीडर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा इन मुंगेर 1922? फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन बी श्री कृष्णा सिंह एंड मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड कृष्णा सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद जुबैर एंड राजेंद्र प्रसाद। अब बताओ, याद है? बिहार स्पेशल में मैंने करवाया है आपको, 2-3 किसान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। इसका राइट आंसर है श्री कृष्णा सिंह एंड मोहम्मद जुबैर। जी हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हुए थे, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से जुड़े हुए थे। ठीक है, प्लीज बी केयरफुल। तो जो किसान सभा ऑर्गेनाइज हुआ मुंगेर में 1922 में, उसमें कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर का नाम आता है। ठीक, अब ये सब बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भाई साहब, आप इसको जरूर देखिएगा। कृष्णा सिंह को देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जानिए, राइट। और एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ कोल। तो कौन सा एरिया कोल प्रोडक्शन के लिए नहीं फेमस है? ए गिरिडीह, भाई झारखंड बगल में हमारा पड़ोसी राज्य, नहीं होगा क्या? बोकारो, बिल्कुल। बैलादला, करनपुरा या कर्णपुरा, तो आप बताओ कौन सा होगा? बोकारो भी तो भाई वहीं पर है झारखंड में, तो यहाँ पर भी मिलता है। बैलाडला नहीं होगा, क्योंकि बैलाडला हिल्स आयरन ओर के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, राइट। तो याद रखिए इसको। अच्छा बताइए, कोल रिजर्व में भारत का रैंक कितना है वर्ल्ड ओवर में? और सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस कौन करता है? सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है किसके पास? और कोल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, या फिर मेटामॉर्फिक, या इग्नियस रॉक? क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। तो अगर ये ग्रेटर हिमालय है तो इसके नॉर्थ में कौन सा रिवर ऑरिजिनेट करता है? ऑप्शन ए राबी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चेनाब एंड ऑप्शन डी सतलज। इसमें तो भाई जब तक आप मैप नहीं जानोगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर है सतलज रिवर, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है वैसे, तो इनके ऑरिजिन स्थल कहाँ है, कहाँ जाके मिल रही है, कुछ इन पर कोई प्रोजेक्ट्स है हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी बात पर आप हमें बताइए कि कौन से वो रिवर है इन सबों में जो भारत में ओरिजिनेट होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोयप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में मिलता है? किस टाइप का है? ये उनका नॉमेनक्लेचर है जो उन्होंने नाम दिया था वेरियस क्लाइमेट्स का। ए एफ क्लाइमेट, बी एम क्लाइमेट, सी डी एस क्लाइमेट और डी सी एफ क्लाइमेट। क्या आंसर होगा? ए एम। ए एम इज टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट जो इंडिया में मिलता है, ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी आप हमें बताइए ए एफ कहाँ मिलता है, डी एस कहाँ मिलता है, सी एफ कहाँ मिलता है, और ये किस टाइप का क्लाइमेट है? सबका अपना अपना नाम है जो कोयप्पन ने दिया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। भीमबंध विल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। ये बिहार का विल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर लोकेटेड है? मुंगेर में, वेस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण में, सारण में, या कहीं और? मतलब नॉट अटेम्प्टेड। तो ये 71st बीपीएससी पीवाईक्यू में आया है, जो बताता है आपका कि क्वेश्चन रिपीट होता है। 71st नहीं, हाँ 69 बीपीएससी में आया है ये, जो बताता है कि भाई क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर आपने उसको किया होगा तो ये भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुंगेर में है ये। वैसे आप बताइए वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? और एक और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा इंटर्स बिहार। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिहार में गंगा इंटर करती है? गोपालगंज है, सिवान है, रोहतास है, बक्सर है। रोहतास तो सबसे साउथ में हो गया, झारखंड की तरफ हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका बक्सर। बक्सर से ही तो इंटर करता है, बक्सर इधर गंगा है, यहाँ पर आपका बक्सर है, यहीं से इंटर करता है गंगा बिहार में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर आपने सुना? जब सुना है तो डेट भी बताइए कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच सेल्स ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट रेस्पायर एनारोबिकली। मतलब बिना ऑक्सीजन के वो जो सेल है हमारे शरीर का वो रेस्पायर, श्वास ले ही नहीं सकता। मैच्योर आरबीसी, बी ब्रेन सेल, सी मसल सेल और डी न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी। कौन होंगे बताओ आप? इसका राइट आंसर है ब्रेन सेल। ब्रेन सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, वो वेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अच्छे से एक्सरसाइज करिए ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो, ऑक्सीजन फ्लो अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर आपसे प्राइमरी काउज पूछ रहा है, प्राइमरी फैक्टर उसको बताना है कि भाई बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, मिनरल्स। अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे तो भाई मॉइस्चर जरूरत होती है। मॉइस्चर मतलब क्या है? रेनफॉल। ऑक्सीजन भी जरूरत होती है, टेम्परेचर भी होता है भाई, गर्मी तापमान वो सबसे रेगुलेट होता है ना, तभी तो हम खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप सब नाम देते हैं। मिनरल्स जरूरत पड़ती है लेकिन बाद में, जर्मिनेशन में नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे नहीं आप देखते हो कि फर्टिलाइजर कब देते हैं? जब पेड़ पौधे उग गए हैं, धरती के नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तब हम देते हैं ना। डायरेक्ट अभी बीज रोपा और पता चला 5 kg फर्टिलाइजर दे दिए, वैसे तो नहीं होता है, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कितना है? ऑप्शन ए 7.35 टू 7.45, ऑप्शन बी 6.5 टू 7, सी 7.5 टू 7.8, ऑप्शन डी 5.9 टू 6.4। तो भाई इतना तो आपको पता होगा कि पीएच जो है ब्लड का स्लाइटली बेसिक है,
वैसे बेसिक में आपको लगभग 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर दोनों में से एक चुन लो आप। वैसे इसका राइट आंसर है ए। ठीक है। अब पीएच भी एक फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, एसिड बेस एंड साल्ट भी एक फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। तो एक्चुअल में क्या करो आप कि लूसेंट में, ये आप कहीं पढ़े होगे अपने सोर्स बुक में, तो पीएच का टेबल दिया रखा है कि भाई बताओ ग्रेप्स का पीएच क्या है, एप्पल का पीएच क्या है, यूरिन का पीएच क्या है। ठीक है, तो वो आप याद रखिए और वो भी ध्यान रखिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। आई होप यू नो दैट एसिडिक और बेसिक पीएच का कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। कलर ब्लाइंड एंड हेमोफीलिया डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर ड्यू टू व्हाट? ए, डोमिनेंट जीन्स जो वाई क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। ऑप्शन बी, डोमिनेंट जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ऑप्शन सी, रिसेसिव जीन जो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। और ऑप्शन डी, रिसेसिव जीन जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट मतलब वो जीन जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होगा, जैसे महिला है तो महिला में जो फेमाइन वाली, जो फेमिनिन वाली जो जीन्स होती है वो अच्छे से एक्सप्रेस होती है, और मेल में जो मैस्कुलिन वाला जीन है वो अच्छे से एक्सप्रेस होता है। रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बीमारी अगर होगी तो जनरली आप देखेंगे कि जो जीन है वो हो सकता है अपना जो उचित गुण है उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, या कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस कर दिया। राइट, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि सेल के अंदर मतलब एनिमल सेल है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? राइट, सुसाइडियल बैग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इशिहोरा टेस्ट, वैसे हिंदी में नाम है इशिहारा टेस्ट, किससे संबंधित है? किडनी फंक्शन से, कलर विजन से, लिवर फंक्शन से, प्रोस्टेट ग्लैंड टेस्ट से। सो ये जो इशिहारा टेस्ट है ये कलर विजन टेस्ट से एसोसिएटेड है। राइट। अच्छा, आप हमें बताइए H1B टेस्ट किससे एसोसिएटेड है? एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। वैसे ये मैथ्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसे सॉल्व करिए एंड आई होप कि ये आप जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, तो ये भी आप पाउज करके सॉल्व करिए, ये आपका प्रैक्टिस होगा। और मैं अगर बताने गया तो मेरा 5-6 मिनट चला जाएगा, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलिट्री ऑपरेशन एंड मिसाइल डेवलपमेंट। Statement 1, Russia has successfully developed and tested the Sarmat RS-28 and nuclear-capable hypersonic or Shink missile. Statement 2, Israel launched Operation Wings of Dawn to resettle members of the B'nai Menasai community from India's northeastern region. Statement 3, the Indian Army conducted Operation Netra 1.0 on May 3, 2026 in the Ladakh region for tackling terrorists and drug traffickers. Option Statement 4, the Yildirim missile was indigenously developed by UAE. तो थोड़ा लंबा स्टेटमेंट में है। ऐसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप टेस्ट में, मतलब रियल एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो 2 मिनट तो आपका खाएगा ही, पक्की बात है। तो अगर पता हो तभी अटेम्प्ट करें, अदरवाइज कुछ एलिमिनेशन ट्रिक लागू कर रहा हो तब करें। जैसे यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि एलिमिनेशन ट्रिक कुछ लागू हो रहा है, क्योंकि सब फैक्ट है। तो अगर इसके राइट आंसर की तरफ जाएं तो इसका राइट आंसर है 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, 1 एंड 2 ओनली। क्यों? क्योंकि पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो है ना ऑपरेशन नेत्र 1.0 लद्दाख में लॉन्च हुआ है, बट एक्चुअली में ये बेसिकली मतलब कोई बीमारी सबके इलाज के लिए ये कैंप लगाया गया था इस ऑपरेशन के तहत, ना कि टेररिस्ट को टैकल करने के लिए। और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि ये डेवलप किया गया तुर्की के द्वारा, ना कि यूएई के द्वारा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल समिट्स एंड फॉरेन पॉलिसी इवेंट्स। Statement 1, the 11th Quad Foreign Minister meeting was successfully hosted in New Delhi on 26th May. Statement 2, the 52nd G7 summit is being hosted by Japan. Statement 3, the 79th World Health Assembly was held in Geneva. Geneva कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, under the presidency of Dr. Victor Atalla. Statement D, India held its 10th edition of Defense Policy Dialogue with Australia in New Delhi on 8 May. 8 मई 2026 होगा। ठीक है, तो अब आप बताओ कि क्या राइट आंसर होगा?
वैसे अगर आप एक भी स्टेटमेंट यहाँ जान रहे हो तो आपका काम बन जाएगा, मतलब जो गलत है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 2 है, 57 57 नहीं 52nd G7 समिट वो जापान के द्वारा नहीं फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था। तो अगर मैं 2 को कट कर दूं तो 134 इज द राइट स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से आप करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ कुछ फैक्ट्स अगर पता है तो स्टेटमेंट टाइप में वो एलिमिनेट करके आप आंसर पर पहुंच सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स क्या रिलीज करता है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज और डी इंटरफेरॉन्स। भाई एंटीबॉडीज तो नहीं ये रिलीज करता होगा, एंटीबॉडीज तो जब इन्फेक्शन हमारे शरीर में आते हैं तब हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है। कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो एंटीजन रिलीज करेगा। एंटीजन का मतलब क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में उसने बैक्टीरिया ने इंसर्ट करवा दिया। अब जब हमारे बॉडी को पता चली कि भाई साहब आ गया है फॉरेन कैंडिडेट, अब इस पर अटैक करो, तो उसके लिए वो इम्यूनिटी बनाना शुरू करेगा, ठीक है, और फिर अपनी इम्यूनिटी से फाइट करना शुरू करेगा। और जब फाइट कर लिया तो एक उसका मेमोरी भी बनाता है, उस मेमोरी को ही तो एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका एंटीजन, ध्यान रखना है। और तीनों के बीच में आप डिफरेंस हमें बता दो, एंटीजन, एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडीज का क्या मतलब होता है और इंटरफेरोन्स का मतलब क्या होता है। तो आई होप कि मैं आसानी से आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस समझा पा रहा हूँ और आपको समझ आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जरूर करिए, ताकि हमारा भाई मनोबल बना रहे और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल t.me/IAS साथी पर क्लिक करें और फिर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट इन द नेक्स्ट टेस्ट सेक्शन।